हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक 90s की साईफाई लेके आ रही हूँ। मूवी शुरू होने पर हमें बताया जाता है कि ओवर पॉपुलेशन के चलते ज्यादा बच्चे पैदा करना अब इलीगल हो चुका है। हर दूसरे बच्चे या अबॉर्शन के लिए जेल या मौत भी हो सकती है। मूवी की शुरुआत 2017 में होती है। हम जॉन और उसकी पत्नी कैरन को देखते हैं जो अपने पहले बेबी की मौत के बाद दूसरा बेबी एक्सपेक्ट ही कर रहे होते हैं, मगर इसके बावजूद भी सेकेंड चाइल्ड इलीगल होने के कारण दोनों अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते 5 सेकंड में ही किसी की भी प्रेगनेंसी टेस्ट की जा सकती है। अब दोनों भी कार से निकलकर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और अपने हाथों पर बना हुआ बार कोड चेक करवाते हैं। कैरन ने इस टेस्ट से बचने के लिए एक मेटल जैकेट पहना होता है, जिससे टेस्ट में कोई सिग्नल ना मिलने पर निगेटिव माना जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, और उन दोनों को भी छोड़ देते हैं। अब दोनों ही जल्दी वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। इतने में ही सिक्योरिटी गार्ड आकर जॉन को रोक लेता है। जॉन अपना एक सूटकेस अंदर ही भूल गया था, जिसे देने के लिए गार्ड वापस आता है, मगर जाते हुए वो कैरन की स्वेटर के अंदर छुपा हुआ जैकेट देख लेता है और अलार्म बजा देता है। अब जॉन आर्मी में था, इसीलिए वो गार्ड से लड़ पड़ता है और दोनों भी भागने लगते हैं। तो वही पुलिस और उनके डॉग्स उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन कैरन को आगे जाने के लिए कहता है और खुद वहीं पे रुकता है, जिससे पुलिस के डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। तो वही दूसरी जगह कैरन इस बात से अनजान वहाँ से भागने लगती है। अगली सुबह अरेस्ट होने के बाद जॉन और उसके जैसे कई लोगों को पुलिस बस से लेके जा रही होती है। अब यहाँ पे जॉन को 30 साल जेल में ही रहना था, मगर फिर भी वो खुश था क्योंकि कैरन और उसका बेबी बच गए थे। सभी फिर एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम फोर्ट्रेस था। फोर्ट्रेस एक प्रिजन था जिसे मैंटल कॉर्पोरेशन चलाता था। प्रिजन एक बहुत ही बड़े डेजर्ट के बीच अंडरग्राउंड फैसिलिटी में था और इस फैसिलिटी से आज तक कोई भी भाग नहीं पाया था। अंदर पहुंचकर गार्ड सभी से उनकी शरीर से लगी हुई चिप उतरवा देते हैं और उन्हें प्रिजन के डायरेक्टर पो की फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें वो बताता है कि ये सारे प्रिजनर अब मैंटल की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फिर उनका फेस एक मशीन में डाला जाता है, जिससे कि एक डिवाइस की मदद से उनके शरीर में इंटेस्टिनेटर डाले जाते हैं। इंटेस्टिनेटर एक बॉम्ब जैसा डिवाइस होता है जो गलती करने पर शॉक या मौत की सजा देता है। अब बाकी सबको लिफ्ट से नीचे लेके जाया जाता है, पर जॉन और गोमेज को एक अलग फ्लोर पे उतार दिया जाता है। इसी दौरान एक रोबोट ड्रोन Z10 दोनों को उनकी सेल लेके जाता है, जहाँ पहले से ही 3 लोग रह रहे थे। ये दोनों जाने के बाद लेजर रे से उस सेल को लॉक कर दिया जाता है। सेल रात को सोने के वक्त सेल के दूसरे प्रिजनर अब्राहम जॉन और गोमेज को कहते हैं कि रात में कोई भी सपना मत देखना, पर रात में जॉन को कैरन का बहुत ही इरोटिक सपना आता है और Z10 जो ड्रोन रोबोट रहता है वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता था। तो वो जॉन का भी दिमाग स्कैन करता है और प्रिजन के डायरेक्टर पो को दिखाता है। पो ये देख कैरन को पसंद करने लगता है और इसी कारण से वो जॉन को शॉक लगवाता है। अब अगली सुबह इन सबको काम दिया जाता है। तभी जॉन अपने तीसरे रूममेट जिसका नाम D-Day था उससे एक प्रिजनर के बारे में पूछता है जो काफी अजीब तरीके से था। तो D-Day जॉन को बताता है कि इस प्रिजनर ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, तो प्रिजन डायरेक्टर ने उसका माइंड वॉश कर दिया था। इनकी बातचीत चली रही होती है कि उतने में ही किसी के चीखने की आवाज आती है। दरअसल मेडॉक्स नाम का प्रिजन बुली गोमेज नाम के आदमी के ऊपर जबरदस्ती कर रहा था। ये देख जॉन उसे तुरंत रोकने के लिए जाता है और मेडॉक्स के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है। तभी वहाँ पे Z10 ये रोबोट आ जाता है और तुरंत इन तीनों को पनिशमेंट के लिए लेजर के बीच में खड़ा कर देता है और उनसे लड़ाई शुरू होने का कारण पूछता है, लेकिन गोमेज मेडॉक्स से डरता था, इसीलिए वो उसकी सच्चाई नहीं बताता। तो जॉन लड़ाई शुरू करने का इल्जाम अपने ऊपर लेता है। इसके बाद डायरेक्टर पो उसे अपने कैबिन में बुलाता है और यहाँ आने के बाद जॉन को पता चलता है कि अब्राहम पो का खास आदमी है। फिर पो जॉन को एक फुटेज दिखाता है जिसमें कैरन को भी इसी प्रिजन में रखा गया था। इसका मतलब यह है कि कैरन कभी भागी ही नहीं थी, उसे भी पकड़ा था और जब तक उसका बेबी पैदा नहीं होता वो जेल में ही रहने वाली थी और उसके बाद उसे मौत की सजा देने वाले थे। ये देख जॉन को काफी बुरा लगता है, लेकिन इसके बाद उसे और कैरन को इंटेस्टिनेशन का शॉक दिया जाता है। आगे मेडॉक्स जॉन से बदला लेने के लिए वापस उससे लड़ाई करने के लिए आता है और देखते देखते इन दोनों की भी बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू होती है। सारे प्रिजनर इनकी लड़ाई देखने के लिए अपने अपने सेल के बालकनी में आ जाते हैं। आसपास कैरन भी थी, तो वहाँ पे डायरेक्टर पो को भी ये लड़ाई देख के मजा आ रहा था। दोनों के भी लड़ाई में पहले तो मेडॉक्स जॉन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जॉन उसे काफी मारता है और देखते देखते मैडॉक्स हारने लगता है। वो एलिवेटर से नीचे लटक रहा था, यानी मरने वाला था, इसीलिए पो उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। तभी जॉन जाने के बजाय मैडॉक्स की मदद करता है।
जिससे सभी प्रिजनर खुश होकर जॉन का नाम जोरों जोरों से चीखने लगते हैं और कैरन भी देख लेती है कि ये जॉन ही है। लेकिन पो को गुस्सा आता है और वो मशीन के जरिए मैडॉक्स को ब्लास्ट कर देता है। वो जॉन को भी मारने वाला था, लेकिन कैरन जोर से उसका नाम पुकारती है और पोम कैरन को देखते हुए जॉन को ना मारने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन जाने से पहले जॉन मैडॉक्स का इंटेस्टिनेटर उठा लेता है। आगे जॉन को एक माइंड वाइप चेम्बर में कैद कर दिया जाता है और माइंड वाइप की मशीन ऑन कर दी जाती है। अब 3 दिन तक जॉन उसी मशीन में घूमता रहा। इसके बाद कैरन पो को एक ऑफर देता है कि अगर वो पो के साथ उसके चेम्बर में शिफ्ट हो जाती है तो वो जॉन और उसके बेबी दोनों को भी छोड़ देगा। अब कैरन ना चाहते हुए भी मान जाती है और जॉन को मशीन से निकालकर उस सेल में डाला जाता है। वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, उसे कोई भी चीजें याद नहीं थी। बिल्कुल उसी आदमी की तरह हुआ था जिसके बारे में डी-डे ने बताया था। तो यहाँ पे कैरन पो के साथ रहने लगती है और वो धीरे धीरे वो किस तरह चीजें कंट्रोल कर रहा है ये देखने लगती है। लेकिन एक रात वो देखती है कि पो अपने शरीर में कुछ पंप्स लगा के बैठा है। यहाँ पे पो बताता है कि वो महीने में एक बार अमाइनो एसिड लेता है जिससे ना खाना वेस्ट होता है ना पानी। वो इंसान की तरह ही दिखता है, लेकिन इंसानों की तरह खाना, पानी या रोमांस नहीं कर सकता। और यहाँ पे पता चलता है कि मेंटल इस कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ ये सबसे पहला साइबोर्ग यानी इंसान और रोबोट का बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन रहता है। और सेल में जितने भी औरतें हैं उनके बच्चों के साथ भी आगे चल के यही होने वाला था। और ये देख कैरन बहुत ही ज्यादा हैरान और डर जाती है। अब अगली रात कैरन पो को जबरदस्ती एक शैंपेन पिलाती है। वो पहली बार खाने की कोई चीज ट्राई कर रहा था, इसी कारण से थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। कैरन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके केबिन में जाती है और जॉन को जो अभी सपना आ रहा है वो देखने लगती है। जॉन सपने में अपने बचपन में एक बड़े से गड्ढे के अंदर फंसा था। कैरन मशीन के जरिए उसे कनेक्ट करती है और उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो एक्सेस करते हुए उसी जगह जाती है जहाँ पे वो बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था और उसे बाहर लाने के लिए सामने हाथ करती है। लेकिन उतने में ही वो उठने लगता है। वो कैरन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन डरते हुए कैरन उस बच्चे को बाहर निकालने लगती है। लेकिन जैसे ही जॉन अपने सपने में कैरन को हाथ लगाता है, उसकी जितनी भी यादें जो कि वो भूल गया था उस मशीन के कारण वो वापस आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि कैरन उसकी पत्नी है। सारी यादें वापस आने के बाद लेकिन तभी पो उठ जाता है, इसीलिए कैरन एक्सेस बंद कर देती है। लेकिन इस कांटेक्ट के कारण जॉन की सारी यादें वापस आ गई थी और वो पहले जैसा ही बन गया था। अब अगली सुबह जब वो उठता है तब वो सेलमेट्स को बताता है कि वो पूरी तरीके से जग गया है और उसे सब कुछ याद है। और उसे पता चलता है कि वो पिछले 4 महीनों से ब्रेन वॉश स्टेज में था। 4 महीने यानी कैरन की डिलीवरी का टाइम आ गया था। अब्राहम से उसे पता चलता है कि कैरन पो के साथ रह रही है। ये सुन उसे काफी गुस्सा आता है। फिर जॉन फोर्ट्रेस यानी जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। वो अब्राहम से कैरन को एक मैसेज भिजवाता है और कैरन को पता चल जाता है कि जॉन की यादें तो वापस आई है, इसके साथ साथ वो भागने की कोशिश भी करने वाला है। जब मैडॉक्स मरा था तब जॉन ने उसका इंटेस्टिनेटर उठा लिया था। इसी दरम्यान डी-डे बताता है कि वो बॉम्ब मेकर है और उसे पता होगा कि उस डिवाइस में क्या होगा और उसे कैसे टेस्ट करना है। फिर वो उस डिवाइस को खोलता है और उसके ब्लास्ट सिस्टम को हटा देता है, जिसके कारण अब उसमें सिर्फ मैग्नेट बचा था जिसे मशीन्स लोगों पर टारगेट कर पाती थी। आगे डी-डे बताता है कि ये डिवाइस का मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो काफी पावरफुल मैग्नेट है जिसके कारण शायद वो अपने शरीर से बाहर आ सकता है, पर ये जोखिम उठाने में मरने का भी खतरा ज्यादा है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे कैरन पो के केबिन से एक क्रिस्टल चुराती है जिसमें पूरे फोर्ट्रेस जेल का मैप था और अब्राहम के हाथों जॉन को भेज देती है। सेल के लेजर और डी-डे के ग्लासेस के मदद से जॉन ये पूरा मैप देख लेता है और वापस भेज देता है। लेकिन यहाँ पे पो समझ गया था कि उसका क्रिस्टल किसी ने अपने जगह से हिलाया है, लेकिन इसका ब्लेम अब्राहम अपने सर पे ले लेता है। तो यहाँ पे पो कैरन को जॉन से डिवोर्स लेके उससे शादी करने के लिए कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेबी को भी वो एक साइबोर्ग यानी इंसान और मशीन का कॉम्बिनेशन की तरह बनाएगा। अब कैरन सोचने के लिए कुछ समय मांगती है, लेकिन ये बात अब्राहम सुन लेता है और वो जॉन को आके बताता है। इसी कारण से उन्हें अपना प्लान अब अगले दिन सुबह ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब इसके लिए सबसे पहले सबके शरीर से वो डिवाइस निकालना होगा। अब इनके प्लान में स्टिक भी शामिल था जो मैडॉक्स का दोस्त था, लेकिन जेल से भागना है इसीलिए वो उनके साथ आता है और डिवाइस निकालने का एक्सपेरिमेंट स्टिक अपने शरीर पर करने का फैसला लेता है। उस दूसरे मैग्नेट की मदद से उसके शरीर से उसका मैग्नेट पहले ढूंढा जाता है और उसी की मदद से उसके शरीर से उस मैग्नेट को
उसके मुंह से निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे वो मैग्नेट उसके गले से बाहर आने लगता है वो तड़पने लगता है, लेकिन वो मैग्नेट बाहर आ जाता है और अब बाकी के सारे उस मैग्नेट को निकालने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं Z10 जो कि रोबोट था वो जबरदस्ती पो को एक फुटेज दिखाता है जिसमें कैरेन ने उस मैप का क्रिस्टल निकाला हुआ था और अब्राहम उसे वापस रखता है और फिर वो रोबोट पो को बताता है कि पो के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है। इस जेल का डायरेक्टर होने के लिए नाकामयाब रहा, इसलिए उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई है और उसे अब यहाँ से जाना होगा। तो वही दूसरी जगह पे जॉन का एस्केप प्लान शुरू हो जाता है जिसमें चारों अपने डिवाइस को एक पंप पर लगा देते हैं जिसमें बाहर जाने का रास्ता है और आपस में लड़ने लग जाते हैं। जैसे ही Z10 वहाँ पे आता है सब लोग इसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इसके कारण से वो इन्हें शॉक देने के ऑर्डर्स देता है। वो डिवाइस ऑन हो जाता है और ब्लास्ट के कारण पंप फट जाता है और उसी पंप से चारों भी भागने लगते हैं। पोई को कैबिन से निकाल दिया जाता है पर उसे समझ आ गया था कि ये सब लोग भागने की कोशिश में है, तो सारी सिचुएशन अपने हाथ में लेकर वो ऑर्डर देना शुरू करता है। सबसे पहले तो वो पंप के अंदर स्टीम ऑन करवा देता है जिससे चारों वापस पंप के बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ पे Z10 उन्हें बाहर आने की ऑर्डर्स देता है। पहले तो स्टिक मना करता है लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है उसे गोली से मार दिया जाता है। तीनों भी बाहर आते हैं लेकिन उस अटैकर के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे भी मार देते हैं। रोबोट इनके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन वो डिवाइस ना होने के कारण इन पे कोई भी अटैक नहीं होता और तीनों भी वहां से भागकर पो के चेम्बर में आते हैं। वहां आने के बाद वो देखते हैं कि अब्राहम को पो ने मार दिया है और कैरन को भी ऑपरेशन थिएटर भेज दिया था। अब जॉन पो को गन पॉइंट पे रखता है और Z10 को कैरन को छोड़ देने के ऑर्डर्स देता है मगर Z10 नहीं सुनता। फिर जॉन पो को लेकर चेम्बर से बाहर आता है जहाँ पे मशीन्स ने पो को डिटेक्ट कर लिया था और वो उसे मार देते हैं। अब D-Day मशीन्स के पास आता है और सारा सिस्टम ऑफ करने की कमांड डालता है। इतने में ही गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और D-Day को भी मार देते हैं, लेकिन उसने सिस्टम को ऑफ कर दिया था जिसके कारण सारे गेट्स खुलने लगते हैं और लेजर्स भी ऑफ हो जाते हैं। सारे प्रिजनर्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। बहुत ही हड़बड़ मच जाती है। अब जॉन कैरन को ढूंढना शुरू करता है। काफी देर के बाद उसे कैरन मिल जाती है और उसके साथ गोमेज भी था। तीनों भी बाहर आते हैं और वहाँ पे खड़ी एक पुलिस बस में तीनों भी बैठकर बाहर जा रहे थे पर इतने में ही सारे सिस्टम फिर से ठीक हो जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। पर तीनों भी आखिरकार बाहर निकल आए थे। वो डेजर्ट से बाहर निकलकर एक घर के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे कैरन को एक छोटा सा बेबी होता है। गोमेज बाहर चेक करने आता है लेकिन वो बस एक ऑटोमेटिक व्हीकल रहती है जिसमें मशीन गन्स लगी हुई थी। जब गोमेज बाहर चेक करने आता है तब वो व्हीकल उसी के ऊपर टारगेट करती है और उसे मशीन गन से मार देती है। फिर उस घर को भी क्रैश कर देती है और जॉन और कैरन को मारने लगती है। जॉन को भी एक गन मिलती है और उस बस को वो क्रैश करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बस उसी घर में जाकर टकरा जाती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जॉन काफी चीख उठता है क्योंकि वहीं पर कैरन और उनका नया बेबी था। लेकिन रोते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे आगे कैरन और उसका बेबी मिलता है जो कि एक सेफ जगह पे छुपे हुए थे और तीनों भी वहां से कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों मूवी तो मेनली जेल से ये लोग कैसे बाहर निकलते हैं इसके बेस पर थी, लेकिन जो मेन टॉपिक था ओवर पॉपुलेशन का उसके बारे में आपको क्या लगता है? इंडिया बीइंग सेकेंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, क्या वन चाइल्ड पॉलिसी इंडिया में भी अप्लाई करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।